वेलकम बैक टू अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बातचीत करने वाले हैं एबीबी इंडिया लिमिटेड से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पर हमें फंसते हुए देखने को मिल रहे हैं और स्टॉक हमें कंटिन्यू बेसिस पर एक डाउन ट्रेंड में जाते हुए देखने को मिल रहा है। अब ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में क्यों है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और इस कंपनी के अंदर हमें गिरावट कहाँ तक देखने को मिल सकती है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इसके पीछे का क्या रीज़न है उसके बारे में भी हम जानेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड हैं और वेदर अगर आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये वीडियो आप ही के लिए है। वीडियो को एंड तक जरूर वॉच आउट कीजिएगा दोस्तों, ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ सकें और आप एक बेहतर डिसीजन ले सकें। कंपनी ने जैसे ही अपने 9,000 रुपीज़ को ब्रेक किया और सेकेंड वीक में ही यहाँ से हमें एक हैवी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और देखते ही देखते स्टॉक जो कि 9,000 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो हमें एज ऑफ नाउ 5,000 की रेंज में आते हुए देखने को मिल रहा है। अब ये जो रेंज है कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है। अगर ये वाली रेंज निचली और ब्रेक होती है तो हमें कहाँ तक गिरावट देखने को मिल सकती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले कि दोस्तों हम कंपनी से जुड़े टेक्निकल्स को जानें, कंपनी से जुड़ी कुछ ज़रूरी जानकारियाँ हैं वो हम देख लेते हैं कि कंपनी के अंदर इतनी बड़ी गिरावट आखिर आ क्यों रही है। क्योंकि अगर हम कंपनी के क्वार्टरली बेसिस के ऊपर अर्निंग्स देखें वो हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली है, बट उसके बावजूद भी स्टॉक अपने ऊपरी स्तरों से अप्रॉक्सीमेटली 45% तक करेक्ट हो गया है। और ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि इस स्टॉक के अंदर हमें और गिरावट कहाँ तक देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, कंपनी हमें पावर सेक्टर से बिलोंग करते हुए देखने को मिलती है, जो कि मार्केट कैप के मुकाबले एक लार्ज कैप कंपनी है और जो कि कंप्लीट इंजीनियरिंग रेंज के प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड करते हुए देखने को मिलती है, जो कि हमें ऑटोमेशन एंड पावर टेक्नोलॉजी के लिए इस्तेमाल में आते हुए देखने को मिलते हैं। एंड साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम चार्ट की बात करें, कंपनी ने काफ़ी अच्छे हमें रिटर्न भी जनरेट करके दिए। अगर हम मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो इस कंपनी ने साल 2006 से लेके अभी तक अप्रॉक्सीमेटली 5,500% के मल्टीपल रिटर्न जनरेट करके दिए डिस्पाइस दिस गिरावट। एंड यहाँ पर सेकंड, अगर यहाँ पर हम प्रो और कॉन्स की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे आपको प्लस पॉइंट देखने को मिल जाते हैं, जो कि कंपनी के जो डेट है वो हमें ऑलमोस्ट फ्री देखने को मिलती है। कंपनी की ग्रोथ हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। बीते 5 सालों के अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड में बात करें तो यहाँ पर 40% से ज़्यादा की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। एंड कंपनी अच्छी खासी डिविडेंड भी मेंटेन करती है। जो एक निगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है, इतनी बड़ी गिरावट होने के बावजूद भी, जो कि स्टॉक अपने ऊपरी स्तरों से 45% करेक्ट हो चुका है, उसके बावजूद भी हमें 15 टाइम्स ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। अगर हम इसके पेयर की बात करें कि कंपनी के अंदर जो अगर पी वैल्यूशन की वजह से यहाँ पर गिरावट आ रही है, तो इससे भी बड़े बड़े जो पी के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं स्टॉक वो भी हमें देखने को मिलते हैं। जिससे सबसे पहले अगर हम इंडस्ट्री लीडर की बात करें वो हमें यहाँ पर 77 के मल्टीपल के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। सुजलॉन एनर्जी भी 64 के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। बारी इंडस्ट्री 62 के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। वेल की बात करें यहाँ पर हमें 143 के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये वाला जो फैक्टर है वो यहाँ पर फैक्टर इन नहीं होता है कि कंपनी के अंदर इसलिए गिरावट आ रही है क्योंकि कंपनी अपने पी वैल्यूशन से ज़्यादा ट्रेड कर रही है। तो ये फैक्टर बिल्कुल से नहीं है, इसको आप निगलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम कंपनी के अंदर गिरावट की बात करें तो यहाँ पर मेजर हमें 3 कारण देखने को मिलते हैं। या तो जियोग्राफिकल कुछ न्यूज़ हमें ऐसी देखने को मिलती है जिसकी वजह से हमें स्टॉक मार्केट और इवन जैसे स्टॉक के अंदर हम इन्वेस्टेड हैं वो हमें आहत होते हुए देखने को मिलता है, या फिर हमें किसी भी कंपनी के फंडामेंटल के अंदर कुछ कमी देखने को मिलती है जहाँ पर हमें स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छी गिरावट देखने को मिलती है। या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर किसी भी कंपनी की अर्निंग्स जो कि क्वार्टर बेस पर आती हैं वो हमें वीक देखने को मिलती है, तो ऐसी भी सिचुएशन के अंदर हमें स्टॉक जो है काफ़ी अच्छे से हैमर होते हुए देखने को मिलता है। बट अगर हम एबीबी इंडिया के केस की बात करें तो यहाँ पर हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है। कंपनी के जो क्वार्टरली बेसिस हैं वो हमें सेल्स के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, चाहे हम किसी भी टाइम पीरियड के ऊपर बात करें या फिर अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का वो भी काफ़ी अच्छे से ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है। 188 करोड़ के प्रॉफिट इंक्रीज होकर 528 करोड़ में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं कंपनी के जो प्रॉफिट हैं वो हमें ग्रोइंग मोड में देखने को मिल रहे हैं। कंपनी की जो सेल्स है वो भी हमें ग्रो होते हुए देखने को मिल रही है। अब ऐसा देखने को मिलता है अगर किसी भी कंपनी के अंदर जो इनके डेप्ट हैं वो इंक्रीज होते हैं तो ऐसे पे भी कंपनी के अंदर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, जिसकी वजह से स्टॉक हमें काफ़ी अच्छे से हैमर होते हुए देखने को मिलता है। चलिए ये भी फैक्टर हम जल्दी से देख लेते हैं।
ये जानने के लिए हमें किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट देखना बेहद ज़रूरी है। अगर हम किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं और उस कंपनी का स्टॉक प्राइस हमें कंटिन्यू बेसिस पर नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है, तो इस सिचुएशन में हमें उस कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसको एनालाइज करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो इस केस की अगर हम बात करें तो कंपनी के जो रिजर्व हैं वो हमें कंटिन्यू बेसिस पर इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करें साल 2013 की, तो यहाँ पर इनके पास में जो रिजर्व थे मात्र यहाँ पर 2600 करोड़ के देखने को मिल रहे थे। एंड दिसंबर 2024 तक आते आते ये 7000 में कन्वर्ट हो जाते। तो यहाँ से यहाँ तक कि एक मैसिव जंप हमें इनके रिजर्व में देखने को मिलती है। अगर कंपनी को किसी भी तरह का कैपेक्स करना होता है तो इसको बोरिंग लेने की आवश्यकता नहीं है। कंपनी के पास में इतना कैश फ्लो है कि वो कुछ भी काम कर सकती है या किसी भी आपदा से निपटने की भरपूर कोशिश कर सकती है। एंड यहाँ पर अगर हम कर्ज की बात करें, कंपनी के ऊपर नो डाउट हमें काफ़ी अच्छी लायबिलिटीज़ देखने को मिल रही थी साल 2013 और साल 2015 से लेके यहाँ पर साल 2019 तक कंपनी के अंदर हमें काफ़ी अच्छी लायबिलिटीज़ देखने को मिली। उसके बाद से कंपनी ने अपने कर्ज को धीरे धीरे कम किया और एज ऑफ नाउ देखा जाए तो यहाँ पर हमें जो लायबिलिटीज़ हैं वो 5000 करोड़ की देखने को मिल रही है। और अगर हम कर्ज की बात करें जो कि इन्होंने उधारी ले रखी है वो यहाँ पर 52 करोड़ की देखने को मिलती है। चूँकि कंपनी की जो मार्केट कैप है वो हमें 1 लाख करोड़ से ऊपर की देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये भी फैक्टर जो है बिल्कुल से मैच नहीं होता इसकी गिरावट के पीछे। तो यहाँ पर इतनी बड़ी गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है, जो कि स्टॉक अपने हाई से अप्रॉक्सीमेटली 45% तक करेक्ट हो गया है। 9000 के ऊपर जो स्टॉक ट्रेड कर रहा था एज ऑफ नाउ हमें 5000 के ऊपर देखने को मिल रहा है। यहाँ से यहाँ तक की गिरावट जितनी मैसिव हुई है उसके पीछे का क्या रीज़न है। तो यहाँ पर अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, चूँकि यहाँ पर जो प्रमोटर हैं कंपनी के वो हमें कंसिस्टेंट देखने को मिल रहे हैं। अगर किसी भी कंपनी के प्रमोटर अपनी शेयर होल्डिंग को डिक्रीज करते हैं तो यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट होता है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसको हम प्लस पॉइंट में कंसीडर करके चलेंगे। साथ साथ अगर साल 2013 की बात करें तो यहाँ पर मात्र साल 2022 के अंदर माफ़ कीजिएगा यहाँ पर 3.5% की जो हिस्सेदारी है वो एफआई की देखने को मिल रही थी, जो कि इंक्रीज़ होकर साल 2024 दिसंबर के मंथ में 11% से ऊपर की हो जाती है। और आप कह सकते हैं इसको 12% के आसपास देखने को मिलती है। लेकिन साथ साथ यहाँ पर सितंबर 2024 की बात करें और इसके कंपैरिजन में यहाँ पर थोड़ी सी हिस्सेदारी जो है ट्रीम होते हुए देखने को मिल रही है। इसके पीछे के कई रीजन देखने को मिल रहे हैं, जो कि जियोग्राफिक रीजन है, जहाँ पर ट्रंप की बात कर सकते हैं या फिर आप डॉलर और रुपीस का जो डीएप्रिसिएशन है इसकी आप बात कर सकते हैं। बढ़ती महंगाई की वजह से यहाँ पर जो डॉलर की कीमत है वो बढ़ते हुए देखने को मिल रही है और रुपीस की जो कीमत है वो घटते हुए देखने को मिल रही है। इस वजह से भी यहाँ पर जो एफआई की बिकवाली आते हुए देखने को मिली, जो सबसे पहला रीजन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि एफआई की ओर से यहाँ पर एक हैवी सेलिंग आती हुई देखने को मिली, जिसकी वजह से स्टॉक के अंदर हमें गिरावट आती हुई देखने को मिली। बट अच्छी बात यह है घरेलू निवेशकों ने इसका मोर्चा संभाला है और अपनी हिस्सेदारी को इंक्रीज किए। साथ साथ अगर हम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक की जो हिस्सेदारी यहाँ पर बहुत ही ना के बराबर है। जब किसी भी कंपनी के अंदर या तो पब्लिक बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है या फिर बहुत कम इन्वॉल्व होती है, तो ऐसे में जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पर आपको मलाई काटते हुए देखने को मिलते हैं। या तो स्टॉक को बहुत ऊपर लेके जाएंगे जब ये लोग इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे, और जब यहाँ से वो सेलिंग करेंगे तो स्टॉक प्राइस बहुत जल्दी से नीचे भी आ सकता है, जिसका प्रभाव हमें एबीबी इंडिया के स्टॉक के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो आई होप कि आप सभी को ये रीज़न ज़रूर से पता लग गए होंगे कि कंपनी के अंदर ये जो इतनी बड़ी गिरावट है वो किस बेस के ऊपर आई है। कंपनी के जो फाइनेंशियल है उसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है, कंपनी के जो प्रमोटर हैं उनके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। ये सभी जो फैक्टर हैं हमें काफ़ी ज़्यादा मजबूत देखने को मिल रहा है। बट एक जो फैक्टर है यहाँ पर जो सेल ऑफ एफआई की ओर से हुआ है उसकी वजह से स्टॉक के अंदर हमें काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अब ध्यान देने योग्य यहाँ पर एक चीज़ है, जो कि इसका ये वाला लेवल है, जो कि 5000 रुपीज़ का लेवल है, एक साइकोलॉजिकल लेवल है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बीते 8 वीक से, क्योंकि ये जो कैंडल स्टिक आपको दिखाई दे रही है, एक कैंडल यहाँ पर एक वीक को दर्शाती है और यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 8 वीक तक स्टॉक ने स्ट्रगल किया है इस वाली सपोर्ट को लेके। स्टॉक बार बार यहाँ पर सपोर्ट लेता है और वापस ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, बट यहाँ पर सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा होने के कारण स्टॉक वापस से हमें नीचे आते हुए देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर एज ऑफ नाउ 5000 रुपीज़ का एक क्रूशियल सपोर्ट की तरह काम करते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि बीते दिनों में यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा आप कह सकते हैं एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करते हुए देखने को मिल रहा था, जहां पर स्टॉक ने
अप्रॉक्सीमेटली सेम टाइम यहाँ पर स्पेंड किया था। यहाँ पर भी लगभग 8 वीक गुजर चुके थे स्टॉक को इस वाले लेवल को लेके, और इस वाले लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा था स्टॉक। वापस से हमें उसी जगह पर देखने को मिल रहा था, बट जैसे ही ये वाला लेवल ब्रेक होता है स्टॉक के अंदर हमें एक नॉन स्टॉप तेज़ी देखने को मिलती है, जो स्टॉक को 9,000 रुपीज़ के ऊपर लेके चला जाता है बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर। एंड एज ऑफ नाउ देखा जाए तो अपने 20 EMA और 50 EMA के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बट अच्छी बात यह है लॉन्ग टर्म के अंदर स्टॉक एज ऑफ नाउ भी हम पॉजिटिव ही लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो 5,000 रुपीज़ का लेवल है ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल सपोर्ट की तरह काम करते हुए देखने को मिल रहा है। और इवन अगर ये वाला लेवल ब्रेक हो जाता है तो आपको एक और सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पर 4,400 के आसपास देखने को मिलेगी अंटिल ये स्टॉक इनके ऊपर ट्रेड कर रहा है। और आपने इस स्टॉक के अंदर निवेश किया है, वेदर आपके पास में 1 शेयर है या फिर 10 है या फिर 100 शेयर है, इस स्टॉक को आप बिल्कुल से होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉक आपको आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट करके दिएगा, जैसे कि एज ऑफ नाउ स्टॉक ने आपको 5,000 रुपीज़ के रिटर्न जनरेट करके दिए। एंड यहाँ पर देखा जाए तो कंपनी के अंदर कोई ऐसे खासा वॉल्यूम हमें देखने को नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से हमें किसी भी तरह का फ्रस्ट्रेशन या फिर किसी भी तरह का फोमो क्रिएट हो। अगर आपके पास में होल्डिंग है बिल्कुल से आप होल्ड करके चल सकते हैं। और यहाँ पर जो एक काफ़ी अच्छा साइन हमें देखने को मिल रहा है कि स्टॉक के अंदर आने वाले एक वीक के अंदर या फिर हो सकता है दूसरे वीक से हमें यहाँ पर रिकवरी देखने को मिल सकती है, जो कि सबसे पहला जो टारगेट है यहाँ पर हम 6,000 रुपीज़ को लेके चलते हैं। अगर स्टॉक अपने 6,000 रुपीज़ के ऊपर सस्टेन कर लेता है, जो कि इसका 20 EMA भी हमें देखने को मिल रहा है, एंड यहाँ से स्टॉक वापस से जो चलना शुरू करेगा तो 7,000 के जो लेवल हैं हमें बहुत ही जल्दी ब्रेक होते हुए देखने को मिल सकते हैं। अंटिल ये स्टॉक हमें 5,000 के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से यहाँ के लिए आप एक स्विंग ट्रेड के लिए अपनी कोई भी रणनीति अपना सकते हैं। इन केस आपके मन में और भी कोई क्वेश्चन क्यूरी है इस स्टॉक से रिलेटेड या फिर किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इन केस मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है दोस्तों, नीचे लाइक का बटन है उसे प्रेस करके मुझे इनकरेज जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस।